हमारा एमसी मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पहले से पता था कि यह एक पोजीशन है जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सकता, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे। फिर भी वह अपने गोल को हासिल करने के लिए बेताब था, और इसी वजह से उसने एक लेजेंड को फॉलो करने का फैसला किया जो जेनरेशन से पास डाउन होता आया था। कहा जाता था कि एक गोल्डन फ्रूट एक सैंक्चुअरी के अंदर मौजूद है जिसकी रक्षा एक ड्रैगन करता है। यह वही फ्रूट था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इमॉर्टैलिटी देता है, और एक लंबी कठिन बैटल के बाद ड्रैगन को हराकर हमारा एमसी गोल्डन फ्रूट तक पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि फ्रूट सचमुच मौजूद था, और उसने ड्रैगन की कॉर्प्स पर ऐसे बैठा जैसे कोई असली कॉन्करर। इससे पहले कि वह फ्रूट को खाने की ओर मूव करे, उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस फ्रूट को खाकर वह मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच जाएगा। हमारे एमसी का नाम था गिल्फुस एल्ड्रियन, और उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता था। डेकेड्स बाद गिल्फुस बूढ़ा हो चुका था और अपनी डेथ बेड पर था। वह अपने फैमिली मेंबर्स से घिरा हुआ था, और उसके पास उसका सबसे बड़ा बेटा गिलेयम बैठा था। गिल्फुस ने देखा कि उसका बेटा दुखी दिख रहा है, और उसने उसे अच्छा बनने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उसका समय आ चुका है। गिलेयम उदास था क्योंकि वह अपने पिता को खोने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी मां को खोया था। जब वह मरने ही वाला था, गिल्फूस ने इमॉर्टलिटी फ्रूट के बारे में सोचा और समझा कि वह सब बस एक बकवास थी। फिर भी उसे इस बात से सुकून मिला कि उसे एक पत्नी और बच्चे मिले। उसने अपने बच्चों से कहा कि उसने एक अच्छा जीवन जिया है और उसे कोई रिग्रेट नहीं है। हालांकि अंदर से यह पूरी तरह से झूठ था। असल में गिल्फुस को रिग्रेट था कि उसके पास मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंचने के लिए और समय नहीं था। कुछ ही पलों बाद वह मर गया, और अचानक उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। वह शॉक्ड था और सोचने लगा कि सब कुछ अलग क्यों दिख रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका बॉडी बहुत हल्का है, और जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके बेबी हैंड्स हैं। यही वह पल था जब उसे समझ आया कि वह एक बेबी है और वह एक बेबी स्कॉट में है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने खुद को काल्म करने की कोशिश की, क्योंकि वह अपनी पास्ट लाइफ में 10 स्टार था। गिल्फस ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी पोजीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन कर सकता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस इमॉर्टैलिटी फ्रूट को उसने खाया था, वह वास्तव में इमॉर्टैलिटी फ्रूट नहीं था। उस फ्रूट की पावर रीइंकारनेशन थी, इमॉर्टैलिटी नहीं, बिल्कुल जैसे उसने पहले शक किया था। यह सोचकर वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने इसे अपने लिए बेहतर लक माना। इसके साथ ही उसे विश्वास हो गया कि वह आखिरकार मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच सकता है। उसने देखा कि उसके आसपास और भी बेबीज हैं, और क्योंकि वह एक अलग बिल्डिंग में था, उसने समझा कि वह ड्रैगन फैमिली में रीबॉर्न हुआ है। हालांकि उसने सोचना शुरू किया कि कमरे में इतने सारे बेबीज क्यों हैं। तभी मेड्स फीडिंग बॉटल्स लेकर कमरे में आईं। उन्होंने एक कॉट में हाथ डाला और एक बेबी गॉब्लिन को निकालकर उसे फीड करना शुरू किया। गिल्फस यह देखकर शॉक्ड रह गया कि कमरे में गॉब्लिन है, और वह सोचने लगा कि मेड्स क्या करने वाली हैं। गॉब्लिन को एक लाल सब्सटेंस खिलाने के बाद गॉब्लिन फट गया, और उसका ब्लड गिल्फस के चेहरे पर फैल गया। यह देखकर वह शॉक्ड रह गया, और डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया जब उसने यह समझने की कोशिश की कि बॉटल के अंदर क्या है। फिर मेड्स ने तय किया कि इसे थोड़ा डाइल्यूट करेंगे और बच्चों को देना जारी रखेंगे। जल्द ही एक मेड ने उसे भी पकड़ लिया, जबकि वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि गॉब्लिन को आखिर क्या खिलाया गया जिससे वह एक्सप्लोड हो गया। उसने साफ देखा कि बॉटल की कंटेंट मिल्क नहीं थी, बल्कि उसमें मैजिक भरा हुआ था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेड्स बच्चों को इतनी डेंजरस चीज पिला रही हैं। मेड ने बॉटल को उसके मुंह में धकेल दिया, और जैसे ही उसने बॉटल की कंटेंट का स्वाद लिया, गिल्फस को आखिरकार समझ आया कि यह एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लड है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे कितने इंसेन हैं जो बेबीज को ड्रैगन्स ब्लड पिलाते हैं। उसे आखिरकार समझ आया कि उन्होंने क्यों कहा था कि इसे डाइल्यूट करेंगे। उसने सोचा कि उसे इसे थूकना होगा, लेकिन उसे याद आया कि उसने थोड़ी सी मात्रा पहले ही निगल ली है। हालांकि उसने निष्कर्ष निकाला कि थोड़ी सी अमाउंट उसे नहीं मारेगी। उसने देखा कि बाकी बेबीज भी उस सब्सटेंस को थूक रहे हैं, और उसने तय किया कि एक्सप्लोड होने से पहले यही करना
उसके लिए भी सबसे अच्छा होगा। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वह इसे थूक कर गलती कर रहा है। उसे समझ आया कि अगर वह सारी मैजिक पावर अब्सॉर्ब कर ले तो वह अपने पास्ट सेल्फ से भी आगे निकल सकता है और आखिरकार मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच सकता है। उसे जरा भी क्लू नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने तय किया कि इस सिचुएशन का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करेगा। उसने बॉटल की सारी कंटेंट पी ली। उसके चेहरे पर ऐसा डिटर्मिनेशन था जैसे सबको दिखाना चाहता हो कि उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये देखकर मेड भी शॉक्ड रह गई कि गिलफूस खुशी खुशी ड्रैगन्स ब्लड पी रहा है जो उसे पिलाया जा रहा है। मेड को भी खुशी हुई कि सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है। पूरा बॉटल पीने के बाद उसे वापस कॉट में रख दिया गया और उसने महसूस किया कि बाकी बेबीज भी इस मुश्किल घड़ी से बच गई थीं। एक नॉर्मल बेबी की तरह उसने अच्छे मील का मजा लेने के बाद नींद आनी शुरू कर दी। 7 साल बाद गिल्फस को स्ट्रेंथ स्किल्स प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है। वह अपने पैरों पर एक बोल्डर रखकर एक हाथ से पुशअप्स कर रहा था। वह 1000 पुशअप्स पूरी करता है और फिर स्टोन को दूर तक फेंक देता है। उसने अपने बल्क्ड बॉडी को देखा और स्वीकार किया कि उसे यह पसंद है। अब गिल्फूस का नाम जीक एल्ड्रियन रखा गया है। जीक अपने सारे स्ट्रेंथ का श्रेय उस ड्रैगन ब्लड की क्वालिटी को देता है जो उसने पिया था। ड्रैगन्स ब्लड में बहुत बड़ी पावर थी और यहां तक कि जिन बेबीज ने थोड़ा सा भी इंजेस्ट किया था उनके बॉडीज भी नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन गए। अपने पास्ट लाइफ में अब्सॉर्ब की हुई डिवाइन ड्रैगन की ट्रू सोर्स पावर की वजह से जीक एंशिएंट ड्रैगन की हर ड्रॉप यूनिक पावर को अब्सॉर्ब कर पाया। जीक ने एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की जिसने खुद उसे भी शॉक्ड कर दिया। हालांकि जीक ने देखा कि वह अभी भी एक 1 स्टार वॉरियर है, जिससे वह डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसे कम से कम 4 स्टार्स होना चाहिए था। असल में स्टार किसी के ट्रू सोर्स ऑफ पावर का प्रतीक है जो अपनी लिमिट तक कंप्रेस किया जाता है। एक व्यक्ति अपने बॉडी को एक यूनिवर्स मानता है और स्टार्स को उसके अंदर मूव करने देता है। पता चला कि हर स्टार के साथ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है क्योंकि जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। और अपनी पास्ट लाइफ में जीक ने 10 स्टार्स का रैंक हासिल कर लिया था, जिससे वह दुनिया का अकेला इंसान बना जिसने यह किया। अब जीक को पैदा हुए 7 साल हो चुके हैं। वह ड्रैगन फैमिली के करंट हेड का बेटा है, लेकिन वह एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। उसकी मां पहले ही मर चुकी थी और उसके पिता ने कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। जीक को विश्वास नहीं होता कि उसका पिता एक पीस ऑफ ट्रैश है। असल में वह एक मिलेनियम बाद रीइंकारनेट हुआ जहां दुनिया ऐसी जगह बन चुकी थी जहां वीक लोग स्ट्रांग के हाथों मरते हैं। यहां एक अजीब सा रिचुअल भी है जिसे ड्रैगन्स ट्रायल कहते हैं। सिर्फ वे बेबीज जो ब्लड पीकर बच जाते हैं उन्हें ड्रैगन वॉरियर्स के तौर पर ट्रेन किया जाता है, लेकिन जीक को अब तक किसी से एक भी ट्रेनिंग नहीं मिली। उसने मेड से कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की, लेकिन मेड ने बस इतना जवाब दिया कि वह कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जीक ने मेड से गुस्से में कहा कि जो लोग ट्रायल पास करते हैं उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन वह चारों तरफ सिर्फ मेड से घिरा है और कोई इंस्ट्रक्टर नजर नहीं आता। मेड एक डॉल की तरह एक्ट करती है और जीक से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वह कहता है नहीं। असल में जीक खुद को संभाल सकता है क्योंकि वह अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग से ज्यादा अपने बॉडी को बिल्ड करने पर फोकस कर रहा है। फिर जीक मेड से पूछता है कि क्या वह उसे मेन फैमिली के बाकी बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन मेड वही जवाब देती है कि वह कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जीक घुमा फिराकर जवाब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेड अपना जवाब वहीं रखती है। जीक गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि क्या यही एक बात है जो मेड कह सकती है। फिर जीक मेड से पूछता है कि क्या उसे इस घर में बदसलूकी झेलने के लिए रखा गया है, लेकिन मेड इसे नकार देती है और कहती है कि उन्हें उसकी पर्सनल नीड्स का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है। जीक ने नोटिस किया कि मेड एक 3 स्टार फाइटर है और कॉम्बैट ट्रेनिंग में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन चूंकि मेड हेल्पफुल नहीं हो रही थी, जीक ने तय किया कि अब उसके लिए फॉरेस्ट में जाने का समय है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह 3 साल से एक मेड के साथ रह रहा है और उनके बीच कोई रियल कनेक्शन नहीं है। जीक को उम्मीद थी कि उसे कोई रिप्लाई मिलेगा, लेकिन मेड ने कोई जवाब नहीं दिया और अब वह उसे इग्नोर करने लगी। जीक जंगल में चला जाता है और वहां विषैली जड़ी बूटियों का एक गुच्छा खा लेता है, जिनका स्वाद बहुत भयानक था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह इसे अपने ट्रेनिंग का हिस्सा मानता था। अचानक उसने नोटिस किया कि एक फेंट ट्रेल उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि कोई उसका पीछा क्यों करेगा
और सामने आकर कुछ बोलेगा नहीं। उसने चाहे कोई भी हो उसे इग्नोर कर दिया और अपना फोकस सामने आने वाली चीज पर लगाया। अचानक उसने अपने सामने एक गुस्से वाला बोर देखा। उसे एहसास हुआ कि जिस ब्लैक मिस्ट उस आदमी से निकल रही थी जो उसका पीछा कर रहा था, वह उसकी पास्ट लाइफ में मौजूद नहीं थी और वह सोचने लगा कि यह आखिर है क्या। फिर भी जीक ने खुद को बोर के सामने दिखा दिया और जैसा नाम से पता चलता है, बोर सीधे उसकी ओर चार्ज कर गया। जीक हंसा जब उसने देखा कि बोर का ध्यान अब उसकी ओर है। जीक ने परफेक्ट स्टैंस लिया ताकि आसानी से बोर को डॉज कर सके, और जैसे ही बोर सामने आया, जीक ने उसके पेट पर एक पंच मारा। इससे इतना जोरदार इंपैक्ट हुआ कि बोर के अंदरूनी हिस्से टूट गए और वह एक ही वार में खत्म हो गया। जीक इंप्रेस्ड हुआ कि सिर्फ एक हल्का सा टैप मारकर, जबकि वह सिर्फ 1 स्टार है, वह बोर को गिरा सका। जीक ने फिर सोचा कि असल मायने स्टार की क्वालिटी रखती है, क्वांटिटी नहीं। जीक ने बोर को उठाया और अपने कंधे पर डालकर घर की ओर चल पड़ा। जीक ने कहा कि वह अकेले रहने से पहले ही थक चुका है और वह एडवेंचर पर जाने के बारे में सोच रहा है। हालांकि उसने समझा कि चाहे वह कहीं भी जाना चाहे, सी ही एकमात्र जगह है जहां जा सकता है। उधर जो अजीब आदमी जीक का पीछा कर रहा था, वह शॉक्ड था कि जीक ने सिर्फ एक पंच से बोर को गिरा दिया, जबकि उसने कभी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं ली। इसके अलावा वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जीक ने यह तक नोटिस कर लिया कि वह छिपा हुआ था। उसने साफ मान लिया कि जीक कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। क्योंकि उसकी मां जल्दी मर गई थी और उसके पिता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने सोचा कि किसी भी हालत में जीक को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली होगी। लेकिन उसे भागने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वह फैमिली हेड का बच्चा था और इसी वजह से उसे हमेशा सर्वेलेंस में रखा गया था। वह अजीब आदमी समझ गया कि हर मोड़ पर चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। जीक घर वापस आता है और देखता है कि घर में विजिटर्स आए हुए हैं। वह इन विजिटर्स की स्ट्रेंथ महसूस करता है और सोचता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। वह दरवाजे तक जाता है उनकी कॉन्वर्जेशन सुनने के लिए और उसे एहसास होता है कि उनमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। फिर वह आखिरकार दरवाजा खोलता है और कमरे में कुछ मैन को देखता है और उनसे पूछता है कि वे क्यों आए हैं। उसे नोटिस होता है कि उन मैन के कपड़ों पर एलड्रैगन का एम्बलम बना हुआ है। यह देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वह सोचता है कि वे उससे आखिर क्या चाहते हैं। तभी मैन बताते हैं कि वे उसे लेने आए हैं क्योंकि उसे एक एग्जामिनेशन देना है। यह सुनकर जीक लगभग अपना दिमाग खो देता है क्योंकि किसी ने उसे कभी इस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद जीक को मेन हाउस ले जाया जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 1000 साल बाद यहां वापस आएगा जहां से वह दूर था। जो मैन घर आए थे उन्होंने जीक को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई। असल में उसे मेन हाउस लग्जरी के लिए नहीं बल्कि एकेडमी में जाने के लिए लाया गया था, जिसका नाम था ड्रैगन्स नेस्ट। यह एकेडमी लड्रैगन फैमिली ने बनाई थी और फैमिली में पैदा होने वाला हर बच्चा इसमें एनरोल होने का लक्ष्य रखता था। असल में वे सभी 7 साल की उम्र में एजुकेशन पाते हैं और आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिन था। लेकिन जीक ने तो शुरू से कोई एजुकेशन ली ही नहीं थी। फिर भी जीक के पास एग्जाम देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि यह मैंडेटरी था। इसी वजह से उसे जंगल से यहां तक लाया गया था। जीक इस सब से फ्रस्ट्रेटेड हो गया और इससे उसने अपना सिर दर्द में झुका लिया। जब बाकी स्टूडेंट्स उसके पास से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ब्लू हेयर वाला लैंगस उसके पास आया। लैंगस ओल्ड स्केल विलेज से था और उसने जीक से पूछा कि क्या वह ठीक है या किसी परेशानी में है। जीक ने मुड़कर उसकी ओर देखा और उससे रूखेपन से पूछा कि उसे क्या चाहिए। लैंगस एक टिमिड इंसान जैसा लगा जब उसने कहा कि वह बस मदद करना चाहता था क्योंकि जीक परेशान दिख रहा था। जीक लैंगस के इस अप्रोच से शॉक्ड हो गया। उसे एहसास हुआ कि लैंगस शाई टाइप है, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसके अंदर कुछ पावर चल रही है। जीक खड़ा हुआ और रूखेपन के लिए माफी मांगी। उसने फिर अपना परिचय दिया और लैंगस से कहा कि वह बस कंफ्यूज्ड है कि फैमिली हेड्स उन्हें क्या करने पर मजबूर करने वाले हैं। लैंगस ने फिर रिप्लाई किया कि एग्जाम का कंटेंट हर साल नहीं बदलता, लेकिन जीक साफ साफ लैंगस को बताता है कि उसे सच में पता ही नहीं है कि एग्जाम किस बारे में है। यह सुनकर लैंगस शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सामने खड़ा लड़का सच में जीरो नॉलेज रखता है। लैंगस सोचता है कि जीक ठीक रहेगा या नहीं,
क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एग्जामिनेशन में उसे क्या फेस करना है। फिर लैंगस डिसाइड करता है कि वह जीक को सब समझाएगा। जैसे ही वह समझाना शुरू करने वाला होता है, पीछे से कुछ बुलीज का ग्रुप आता है और लैंगस को रंट कहकर बुलाता है। यह सुनकर जीक भी शॉक्ड हो जाता है कि कोई लैंगस को कमजोर कह रहा है। यह बुली ग्रुप एक लड़के रेटन के लीड में था और वह भी ओल्ड स्केल विलेज से था। रेटन मजाक उड़ाते हुए लैंगस से पूछता है कि ऐसा रंट एग्जाम देने क्यों आया है, वह घर जाकर बस खेल क्यों नहीं लेता। लैंगस को उसका डिस समझ ही नहीं आता और वह जवाब देता है कि वह एग्जाम देने आया है। लेकिन यह सुनकर रेटन गुस्से में उस पर चिल्ला देता है। रेटन लैंगस से कहता है कि वह एक पीस ऑफ ट्रैश है और ऐसा इंसान कभी एकेडमी में एंट्री नहीं कर पाएगा। रेटन फिर जीक का भी मजाक उड़ाता है और याद दिलाता है कि उसका फादर एक मॉक ड्रैगन है। जीक नोटिस करता है कि लैंगस गुस्से में है क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी कस ली है। असल में ड्रैगन फैमिली में एक हायरार्की होती है जो एब्सोल्यूट मोनार्क से तय होती है। रुकीज को लेसर ड्रैगन्स कहते हैं, कॉमन सोल्जर्स को यंग ड्रैगन्स, कैप्टन क्लास को एडल्ट ड्रैगन्स और सबसे ऊपर एल्डर्स एग्जीक्यूटिव क्लास होते हैं जिन्हें एल्डर ड्रैगन्स कहा जाता है। लेकिन हायरार्की में सबसे नीचे एक लेवल होता है जो ट्रैश के लिए रिजर्व्ड होता है और उन्हें मॉक ड्रैगन्स कहते हैं। मॉक ड्रैगन्स वे लोग होते हैं जो ड्रैगन्स नेस्ट में घुसने में फेल हो जाते हैं या एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं कर पाते। उन्हें बेसिकली फेक कहा जाता है। लेकिन लैंगस ये साबित करना चाहता है कि उसके जैसे लोग फेक नहीं हैं। तभी जीक कॉन्वर्सेशन में कूद जाता है और रेटन से पूछता है कि उसने कैसे मान लिया कि लैंगस ट्रैश है जबकि उसने अभी तक एग्जाम भी नहीं दिया है। यह सुनकर रेटन शॉक्ड हो जाता है और जीक से पूछता है कि वह कौन है और क्या उसका उससे कोई प्रॉब्लम है। जीक रिप्लाई करता है कि वह कूल है, लेकिन वह बस यह जानना चाहता है कि रेटन क्यों सोचता है कि लैंगस एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता। रेटन जवाब देता है कि लैंगस जैसे लोग वीकलिंग्स हैं। यह सुनकर जीक शॉक्ड होता है और सीधे रेटन से कह देता है कि लैंगस उससे और उसकी पूरी गैंग ऑफ ट्रैश से ज्यादा स्ट्रांग है। यह सुनकर रेटन पिस्ड हो जाता है और जीक से पूछता है कि क्या वह इंप्लाई कर रहा है कि वे सब लैंगस जैसे इंसान से नीचे हैं। लेकिन इससे पहले कि मामला और बिगड़े, एक एग्जामिनर वहां आ जाता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। वह एप्लीकेंट्स को बताता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें नंबर टैग लेना होगा। रेटन गुस्से से जीक को घूरता है और वादा करता है कि वह उसका चेहरा याद रखेगा। जीक सरप्राइज होता है कि रेटन ऑलरेडी पिस्ड है और सोचता है कि आजकल के यूथ इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हैं। यह सुनकर लैंगस भी सरप्राइज होता है क्योंकि वे सब सेम एज के हैं। फिर लैंगस जोड़ता है कि कोई भी इंसान गुस्सा हो जाएगा अगर उसे वीक कहा जाए। जीक पूछता है कि क्या एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन लैंगस बताता है कि अगर उसे लगता है कि वह एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी नहीं रखता तो वह विथड्रॉ कर सकता है। यह सुनकर जीक सरप्राइज हो जाता है और लैंगस को और भी प्रूव हो जाता है कि जीक को सच में कुछ पता नहीं है। लैंगस फिर जीक को एडवाइस करता है कि वह विथड्रॉ कर ले क्योंकि एग्जाम में उसे चोट लग सकती है। लेकिन जीक साफ बता देता है कि उसका विथड्रॉ करने का कोई इरादा नहीं है। लैंगस सरप्राइज होता है कि जीक इतना कॉन्फिडेंट है जबकि उसे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। फिर जीक सजेस्ट करता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी देर में सारे एप्लीकेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जामिनर उनके सामने खड़ा होकर एग्जाम की डिटेल्स बताता है। वह कहता है कि उन्हें बस सामने रखे हुए रॉक पर एक स्क्रैच छोड़ना है ताकि वे एग्जाम पास कर सकें, लेकिन कोई भी वेपन्स अलाउ नहीं है सिवाय उन वेपन्स के जो एग्जामिनर्स देंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एप्लीकेंट्स अपने बेयर हैंड्स भी यूज कर सकते हैं अगर वे रॉक पर स्क्रैच बना पाएं। एग्जामिनर यह भी बताता है कि सबको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। लेकिन जीक को यह एग्जाम कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता। यह सुनकर लैंगस डर जाता है और जीक सोचता है कि इसमें सरप्राइज क्या है क्योंकि बस स्क्रैच ही तो करना है। जीक पहले से सोच रहा था कि शायद कोई क्रेजी एग्जामिनेशन होगा क्योंकि पहले ट्रायल में उन्हें ड्रैगन ब्लड पिलाया गया था। लेकिन अब जो वह देख रहा है उसे जीक बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। फिर एग्जामिनर आदेश देता है कि एग्जाम शुरू हो। पहला एप्लीकेंट रॉक के पास जाता है और पूरी ताकत से उसे सोर्ड से स्लैश करता है, लेकिन इससे उसका सोर्ड टूट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे सबके कान लगभग बंद हो जाते हैं। इतनी ताकत लगाने के बाद भी वह रॉक पर एक भी स्क्रैच नहीं कर पाता।
वह लड़का दर्द से जमीन पर गिर जाता है और एग्जामिनर्स उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी बाकी 2 अटेम्प्ट्स यूज करना चाहता है, लेकिन वह इतना दर्द में होता है कि कुछ कर ही नहीं पाता। उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां से ले जाया जाता है। जीक नोटिस करता है कि लैंगस अजीब सा बिहेव कर रहा है और वह सोचता है कि ऐसा क्यों है जबकि एग्जाम तो इजी लग रहा है। तब जीक लैंगस से रॉक के बारे में पूछता है। लैंगस रिवील करता है कि उस रॉक को रिजेनरेशन स्टोन कहते हैं और वह किसी भी छोटे स्क्रैच को तुरंत रिपेयर कर देता है। यह रॉक में यह एबिलिटी भी है कि अगर उस पर ब्रूट फोर्स से अटैक किया जाए तो वह डैमेज इंपैक्ट को 100 गुना रिफ्लेक्ट कर देता है। जीक कंक्लूड करता है कि यह रॉक काफी आउटरेजस है। लैंगस फिर मेंशन करता है कि कोई इस पर स्क्रैच तभी छोड़ सकता है अगर व्यक्ति के अंदर का ईथर सोर्स पावर ठीक से सर्कुलेट किया जाए। यह सुनकर जीक समझ जाता है कि यह असल में मार्शल आर्ट्स स्किल से ज्यादा सही तरीके से ईथर सोर्स पावर हैंडल करने पर डिपेंड करता है। जीक पार्टिसिपेंट्स पर नजर डालता है और वह समझता है कि काफी एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम पास कर सकते हैं। वह नोटिस करता है कि रीटिन और उसके लोग भी इतने स्ट्रांग हैं कि एग्जाम पास कर सकते हैं। जहां वह बैठा है वहां से उसे एप्लीकेंट्स की आवाजें आती हैं जो एक एक करके फेल हो रहे हैं। उनके आर्म्स टूट जाते हैं जब वे रॉक पर स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। तभी एग्जामिनर नंबर 315 को बुलाता है जो जीक का नंबर है। लैंगस डर जाता है और जीक से कहता है कि वह विथड्रॉ कर ले, लेकिन जीक उसे अश्योर करता है कि वह ठीक रहेगा। जीक आगे बढ़ता है और जैसे ही एग्जामिनर उसकी ओर देखता है उसे जीक से एक इमेंस प्रेशर और ऑरा महसूस होती है। एग्जामिनर उससे पूछता है कि वह कौन सा वेपन चुनना चाहता है, लेकिन जीक जवाब देता है कि उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने बेयर हैंड्स इस्तेमाल करेगा। एग्जामिनर फिर से पूछता है कि क्या सच में उसे कोई वेपन नहीं चाहिए, और जीक कहता है कि हां, उसके फिस्ट्स ही काफी हैं। जब बाकी स्टूडेंट्स यह सुनते हैं तो वे उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि फिस्ट से रॉक पर स्क्रैच छोड़ना इम्पॉसिबल है। यहां तक कि लैंगस भी जीक पर भरोसा नहीं करता और जेन्युइनली सोचता है कि उसके आर्म्स और फिस्ट्स फट जाएंगे। लैंगस खुद को ब्लेम करता है कि उसे जीक को एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए था, लेकिन चूंकि जीक ने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है, एग्जामिनर उसे प्रोसीड करने को कहता है। जीक रॉक को ध्यान से देखता है और मानता है कि यह मिनरल का बना है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वह कंक्लूड करता है कि यह कुछ ऐसा है जो 1000 सालों में बना है। जीक समझता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो उसे नहीं पता, लेकिन वह सोचता है कि उन्हें फ्यूचर के लिए छोड़ देना चाहिए। जीक खुद को पावर अप करता है, रॉक को पंच करने के लिए रेडी होता है। जितनी पावर वह जनरेट करता है उसे यकीन है कि वह रॉक पर अपना डिजायर्ड इफेक्ट डालेगा। वह जो टेक्निक यूज करना प्रीफर करता है उसे कहते हैं ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म। उसके बॉडी और आर्म के चारों ओर ब्राइट येलो ऑरा बनती है और वह अपना आर्म रॉक पर स्मैश करता है। इस इंपैक्ट से रॉक का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, साथ ही लाउड नॉइज और डस्ट क्लाउड उठती है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन जहां सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, एग्जामिनर की आंखें खुली रहती हैं और वह इसे एक बिग डील मानता है। जीक राहत की सांस लेता है, लेकिन नोटिस करता है कि यह टेक्निक उसकी एज के लिए थोड़ा एडवांस्ड है। वह अपने आर्म को चेक करता है और देखता है कि वह ब्लीडिंग कर रहा है और उसका यूनिफॉर्म भी फट चुका है। रॉक को तोड़ने के लिए खुद की तारीफ करने के बजाय जीक कंक्लूड करता है कि उसकी ट्रेनिंग अभी भी काफी नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि उसने यह कैसे कर दिया। दूसरी तरफ रिटिन बस गुस्से में है कि जीक रॉक तोड़ पाया। लैंगस तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके लिए जीक एग्जाम पास करने वाला आखिरी इंसान था। यहां तक कि एग्जामिनर भी इसे नामुमकिन मानता है क्योंकि रीजेनरेशन स्टोन को तोड़ना सिर्फ वही कर सकता है जो 4 स्टार रैंक या उससे ऊपर हो। चूंकि जीक एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, एग्जामिनर सोचता है कि शायद उसने घर की कुछ पावर्स इनहेरिट कर ली हो। एग्जामिनर को यह भी लगता है कि जीक ने जो मूव इस्तेमाल किया उसने ये कहीं और भी देखा है। जीक एग्जामिनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि एग्जाम में उसने कैसा किया। एग्जामिनर उसे बताता है कि वह पास हो गया है और उसे एक बॉटल दी जाती है जिसमें हरा सब्सटेंस है। जीक जूनियर एग्जामिनर से बॉटल के अंदर की चीज के बारे में पूछता है, लेकिन वह आदमी बस नफरत से उसे घूरता है और कहता है कि हट जा। जीक बस मान लेता है कि यह बॉटल एग्जाम पास करने का रिवॉर्ड है। जीक अपने नए दोस्त लैंगस के पास लौटता है
और लैंगस उसकी तारीफ करता है कि वह कितना अमेजिंग था। फिर जीक लैंगस से बॉटल के बारे में पूछता है और वह बताता है कि यह एक हीलिंग पोशन है। जीक को यह सुनकर कंफ्यूजन होती है और लैंगस बताता है कि यह नॉर्मल ग्रेड हीलिंग पोशन है। जीक इसे फिर से चेक करता है और समझता है कि यह सब्सटेंस पॉइजनस नहीं दिखता। वह सोचने लगता है कि यह हीलिंग पोशन शायद असल में एलिक्सिर हो। असल में एलिक्सर एक ऐसा पोशन है जो बहुत रेयर मटेरियल से बनाया जाता है और इसमें वे हर्ब्स मिलाए जाते हैं जो सिर्फ सीक्रेट रेल्म्स में उगते हैं। इसके अलावा डिवाइन और फैंटम बीस्ट से निकले प्योर एलिक्सिर कोर्स इसमें ऐड किए जाते हैं। एलिक्सिर पीने से पुराने और नए घाव तुरंत हील हो जाते हैं और साथ ही किसी का ईथर भी बढ़ता है। लेकिन एलिक्सिर बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए यह बाजार में शायद ही कभी मिलता है। जीक हीलिंग पोशन पी लेता है और जैसा उसने सोचा था उसके टॉर्न आर्म्स तुरंत हील हो जाते हैं। जीक हैरान रह जाता है और समझता है कि यह हीलिंग पोशन वाकई एलिक्सिर है। लैंगस कहता है कि उसे तो एलिक्सिर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ड्रैगन हीलिंग पोशंस दुकानों में मिलने वाले पोशन से हमेशा बेहतर होते हैं। लैंगस इसे नॉर्मल चीज मानता है, जबकि जीक पूरी तरह शॉक्ड है क्योंकि उसकी सारी इंजरीज तुरंत हील हो गईं। हालांकि जीक नोटिस करता है कि इसमें ईथर सर्ज नहीं है जैसा कि असली एलिक्सिर पीने पर होता है। लैंगस फिर जीक से कहता है कि वह काफी इंप्रेसिव है, लेकिन जीक इस पर यकीन नहीं करता। जिक बोतल को देखता है और समझता है कि यह असल में वही चीज है जो इंसान की नॉलेज 1000 सालों से बना पाई है। लांग्स फिर जिक को याद दिलाता है कि वो काफी स्ट्रांग है और जिक जवाब देता है कि उसका एम स्ट्रांगेस्ट बनना है, तो उसे सरप्राइज नहीं होता। रेटन और उसके बुली वाले दोस्त जल्दी ही आगे आते हैं अपना टेस्ट देने और सब पास कर जाते हैं। जिक को इसमें सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो पास कर लेंगे। आखिर एप्लीकेंट 414 का नाम बुलाया जाता है और वो निकलता है लांग्स। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, जीक नोटिस करता है कि लांग्स नर्वस है और उसे हिम्मत देता है कि खुद को संभाले, ये अश्योर करते हुए कि वो ठीक रहेगा। लांग्स पलटकर कहता है कि जीक बार बार स्टैंडर्ड बहुत हाई कर देता है। जब लांग्स टेस्ट साइट पहुंचता है, वो एक सोर्ड उठाता है जिससे जीक सोचता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। लांग्स गहरी सांस लेता है और चट्टान पर वार करता है, लेकिन वो एक भी स्क्रैच नहीं छोड़ पाता और वहीं गिर भी जाता है। हमेशा की तरह एग्जामिनर उसे बताता है कि उसके पास अभी 2 और चांस हैं। लांगस फिर से खड़ा होता है और दोबारा कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है, सोचते हुए कि शायद वो फेल हो जाएगा, जैसे उसके बुली ने कहा था। उम्मीद के मुताबिक रेटन और बाकी पहले ही उस पर हंस रहे होते हैं, कहते हुए कि आधे ड्रैगन का बच्चा हमेशा आधा ड्रैगन ही रहेगा। वो उसे छोड़ देने के लिए उकसाते हैं और जीक को भी याद दिलाते हैं कि उसने कहा था कि इतना कमजोर लांग्स उनसे स्ट्रांग है। फिर एग्जामिनर कहता है कि अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट ट्राई बची है। वो पूछते हैं कि क्या वो फिर से कोशिश करना चाहता है और लांग्स हकलाने लगता है, पूरी तरह अंधेरे में डूबते हुए। तभी अचानक अंधेरे से झीक की आवाज आती है, उससे पूछते हुए कि वो कर क्या रहा है। लांगस कंफ्यूजन में पीछे मुड़ता है और झीक उसे सजेस्ट करता है कि वो सोर्ड की जगह स्पीयर इस्तेमाल करे। लांगस अभी भी कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन झीक कहता है कि वो वही मतलब कर रहा है जो उसने कहा। झीक उसे डांटते हुए बताता है कि वो ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। जीक उसे अश्योर करता है कि चाहे वो कितनी भी बार कोशिश कर ले, वो सोर्ड से चट्टान पर डेंट तक नहीं डाल पाएगा। रेटन और उसके दोस्त फिर से झीक पर हंसने लगते हैं, कहते हुए कि लांग्स को बचपन से सोर्ड ही सिखाई गई है और उसने कभी स्पीयर की प्रैक्टिस नहीं की। उसी समय वो मानते हैं कि लांग्स चाहे वेपन बदल भी ले, वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। जिक फिर एग्जामिनर से पूछता है कि क्या मिड टेस्ट में वेपन बदलने की परमिशन है। एग्जामिनर उसे अश्योर करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीक मुस्कुराता है और लांग्स से कहता है कि वो बेझिझक स्पीयर इस्तेमाल कर सकता है। जीक एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीकर की तरह खड़ा होता है और लांग्स से पूछता है कि क्या वो लूजर की तरह हार मानकर जाना चाहता है। लांग्स तुरंत कहता है नहीं। फिर लांग्स खड़ा होता है और जीक से कहता है कि वो उसकी सजेशन मानेगा और स्पीयर ट्राई करेगा। असल में
लांग्स का फादर ड्रैगन्स नेस्ट में जाने की परमिशन नहीं पा सका था और हमेशा मजाक का शिकार रहा। इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपने बेटे को अच्छे से रेज किया। अपने पिता की इन सारी कोशिशों के कारण लांगस ये साबित करना चाहता है कि वो फेक नहीं है। उसे याद आता है कि जीक ने कहा था कि चाहे वो कितनी भी बार सोर्ड इस्तेमाल करे, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। लांगस जीक को लंबे समय से नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया, हालांकि उसे नहीं पता कि स्पीयर कैसे इस्तेमाल करना है। जिक बस इतना कहता है कि उसे स्पीयर को सीधे थ्रस्ट करना है। वो कहता है, ज्यादा सोच मत, बस कर डाल। लांगस जानता है कि किसी फर्स्ट टाइम स्पीयर यूजर के लिए रिजेनरेशन स्टोन पर अटैक करना और उसे डैमेज देना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो कभी श्योर नहीं हो पाएगा। भले ही वो अभी अभी जीक से मिला है, फिर भी उसने उस पर ट्रस्ट करने का फैसला किया। क्योंकि जीक उस पर भरोसा करता है तो वो भी खुद पर भरोसा करना चाहता है। लांगस स्टैंस लेता है और नोटिस करता है कि उसके बॉडी में ईथर सोर्स एनर्जी का फ्लो वैसा नहीं है जैसा सोर्ड पकड़ते समय होता था। लांगस स्टोन की तरफ दौड़ता है और स्पीयर से वार करता है, जिससे एक मैसिव शॉक वेव फैलती है। रेटन और उसके बुली दोस्त फिर हंसते हैं, कहते हुए कि वेपन बदलने के बावजूद कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि लांग्स ने सच में ये कर दिखाया। वो शॉक में रह जाते हैं और एग्जामिनर भी यकीन नहीं कर पाता कि लांग्स ने स्पीयर से स्टोन को सच में पियर्स कर दिया। जीक लांग्स पर प्राउड फील करता है और उसके लिए क्लैप करता है। लांग्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब एग्जामिनर अपनी बुक में लिखता है कि वो टेस्ट पास कर गया है। लांगस फिर से एग्जामिनर से पूछता है कंफर्म करने के लिए, लेकिन तभी जीक पीछे से उसे गले लगा लेता है और अश्योर करता है कि उसने सच में कर दिखाया है। खुशी और आंसुओं से भरे लांग्स भी जीक को गले लगा लेता है। रेटन और उसके दोस्त मानने को तैयार नहीं होते कि लांग्स सच में पास हो गया है। वो सब इसे सिर्फ लक मानते हैं। तभी एग्जामिनर ऊंची आवाज में चिल्लाता है और एप्लीकेंट्स को बताता है कि एग्जाम खत्म हो गया है और अब अगला स्टेप एंट्रेंस सेरेमनी होगा। जिक ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि रॉक पर स्क्रैच करना ही उनका अकेला टेस्ट था। लांग्स उसे बताता है कि हो सकता है एकेडमी में एंट्री लेने के बाद एक और एग्जाम हो। जिक फिर लांग्स से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना है जब वो ऑलरेडी टेस्ट पास कर चुके हैं। लांग्स बताता है कि अब लरैगन फैमिली के हेड्स आएंगे और पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेटरी वर्ड्स देंगे। तभी दूर से ऑरा से भरे कई आदमी स्टूडेंट्स की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। उनमें से एक आदमी जीक का ध्यान खींचता है और वो लांग्स से पूछता है कि ये ग्लूमी आदमी कौन है। लांग्स यकीन नहीं कर पाता कि जीक ने फैमिली हेड की इंसल्ट कर दी, लेकिन जीक बिना रुके उसे अगली भी कह देता है। इससे पहले कि वो और बोले, लांग्स उसका मुंह अपने हाथ से ढक लेता है। लांग्स उससे रिक्वेस्ट करता है कि चुप रहे और कुछ न बोले, मुश्किल से ही सही। जिक डिसाइड करता है कि वो चुप रहेगा। जिक उन आदमियों को ध्यान से देखता है जिन्हें लरैगन की फोर्सेस कहा जाता है। वो इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि उनमें कुछ डिसेंट लोग हैं, ज्यादातर 6 स्टार वाले। लेकिन फैमिली का हेड बालसा एलरैगन एक 8 स्टार वॉरियर है जो उसे बहुत बड़ा बनाता है। जिक सोचता है कि उसके समय में दुनिया में सिर्फ कुछ ही 8 स्टार्स थे और अब सोचता है कि कितने बचे होंगे। फिर वो लांग्स को बताता है कि उसे बालसा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका पिता है या नहीं। तभी बालसा ओवरवेलमिंग ऑरा के साथ आगे बढ़ता है और स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है। वो कुछ ही शब्द कहता है कि उन्हें ड्रैगन का फ्लैश और ब्लड बनना होगा, लेकिन इन शब्दों के साथ उसकी ऑरा का क्रशिंग प्रेशर भी आता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स कांपने लगते हैं। यहां तक कि लांगस भी शिकायत करता है कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जीक को बालसा की प्रेजेंस से कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ प्योर हेट्रेड होता है, वो भी बिना ये जाने कि क्यों। स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के बाद बालसा मुड़कर वापस चला जाता है। फिर एक और एल्डर स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है और बताता है कि हाउस का हेड उनसे बड़ी उम्मीदें रखता है। ये इंसान भी जीक का ध्यान खींचता है और वो सोचने लगता है कि ये सुनहरे बालों वाला एल्डर कौन है। जीक नोटिस करता है कि बालसा के जाने से स्टूडेंट्स पर का टेंशन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उसकी प्रेजेंस का असर अब भी बना हुआ है। एग्जामिनर फिर आगे बढ़कर अनाउंस करता है कि अब डॉर्मिटरी असाइनमेंट्स बताए जाएंगे। ये सुनकर जिक शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि सब एक ही जगह पर जाएंगे। लांगस फिर एक्सप्लेन करता है क्योंकि जीक को कुछ पता नहीं होता। वो बताता है कि एकेडमी में 4 डॉर्म्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डॉर्म्स।
स्टूडेंट्स को इन चारों में से किसी एक डॉर्म में असाइन किया जाता है। थोड़ी देर बाद झीक का नाम पुकारा जाता है और वो उठकर जाने लगता है। वो अपने नए दोस्त से कहता है कि अपना ध्यान रखना, और दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर अलग हो जाते हैं। जिक को एकेडमी के ईस्ट डॉर्म में असाइन किया गया है और वो हैरान होता है कि 1000 साल में चीजें कितनी बदल चुकी हैं। वो अपने हाथ में लिखे नोट में दिए डायरेक्शंस को फॉलो करके अपने रूम तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसे चिंता होती है कि उसका रूममेट गुस्सा न हो जाए क्योंकि वो देर से पहुंचा है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो रास्ता भटक गया था। आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंचता है और पूरे जोश के साथ दरवाजा खोलता है ताकि अपना अराइवल अनाउंस कर सके और अपने नए रूममेट को ग्रीट कर सके। लेकिन उसकी पूरी एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट गायब हो जाती है जब वो देखता है कि उसका रूममेट कौन है। जीक को पूरी उम्मीद थी कि उसका नया रूममेट कोई और होगा, लेकिन उसकी पूरी सरप्राइज के साथ उसका रूममेट रेंगिस ही निकला। जीक हंस पड़ा और बोला कि लगता है किस्मत बार बार उन्हें एक ही जगह ला रही है। जीक ने पूछा, आज के लिए कुछ और स्केड्यूल है? रेंगिस ने कहा कि ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। जीक ने कैजुअली कहा, ऐसा है? ये सुनकर रेंगिस ने पूछा कि क्या उसने एग्जामिनर की बात सुनी ही नहीं। जीक ने एडमिट किया कि उसने जानबूझकर नहीं सुना। रेंगिस ने लंबी सांस ली और कहा कि उन्हें जल्दी रेस्ट करना चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग अगले दिन शुरू होगी। विंडो से बाहर देखते हुए जीक अपने प्लान के बारे में सोचने लगा। वो ड्रैगन फैमिली से निकलकर दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन एग्जाम के दौरान उसे एन्चांटेड स्टोन की रिजेनरेटिव पावर और हीलिंग पोशन के बारे में जो पता चला, उसे लगा कि उसने 1 महीने में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख ली हैं। अगर उसे सच में समझना था कि पिछले 1000 सालों में दुनिया कैसे बदल गई, तो शायद कुछ समय तक एल्ड्रैगन फैमिली के साथ रहना उतना बुरा नहीं था। 1 महीना बीत गया। अकेडमी में उनकी ट्रेनिंग और भी हाश हो गई। सबके हाथों में हेवी डंबल्स थे। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ड्रैगन्स ब्रेथ वो टेक्निक है जो 15th ड्रैगन फैमिली हेड ने बनाई थी, और ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में से एक है। उसने उन्हें रिमाइंडर दिया कि किसी भी हालत में ये टेक्निक मास्टर करनी ही होगी। फिर अचानक इंस्ट्रक्टर की नज़र कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ गई। कुछ छात्रों को देखकर उसे साफ साफ महसूस हुआ कि उन्होंने ड्रैगन्स ब्रेथ पहले ही सीख लिया है, खासकर वो यंग वुमन जिसे वो मास्टर लिए बुलाता था। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लगता था वो बहुत जल्दी 2 स्टार लेवल पर पहुंचने वाली है। लेकिन उसके अलावा एक और स्टूडेंट पर उसकी नज़र बार बार जा रही थी, और जो वो देख रहा था उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जीक ट्रेनिंग कर रहा था, सिर्फ डंबल्स पकड़कर नहीं, बल्कि अपने सिर पर और दोनों बाजुओं पर बड़े बड़े पत्थर भी संतुलित करके। इंस्ट्रक्टर हक्का बक्का उसे देखता रहा और अपने आप से बुदबुदाया कि सच में परिवार के हेड का खून जीक की नसों में है। लेकिन ये भी कहा जाता था कि बचपन से अब तक किसी ने जीक को कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए इंस्ट्रक्टर जो कुछ भी देख रहा था वो उसके लिए बिल्कुल नया और अनजाना था। उधर जीक खुद हैरान था कि जिस टेक्निक को वो कभी ड्रैगन किंग्स ब्रीदिंग टेक्निक कहता था, उसे आने वाली फैमिली हेड्स ने और भी आगे बढ़ाकर नया रूप दे दिया था, और अब यह टेक्निक परिवार की दूसरी ब्रांचेस को भी सिखाई जा रही थी। जीक के मुताबिक ब्रीथिंग टेक्निक्स ऐसी मेथड्स होती हैं जिनसे इंसान आसपास की सोर्स पावर को अपने शरीर में खींचता है, और जब ये सोर्स पावर शरीर में सर्कुलेट होती है तो ये इंसान की अंदर की एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। ऐसी टेक्निक्स की ताकत पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती थी कि इंसान की एबिलिटी और बुद्धि कितनी स्ट्रांग है। इसी वजह से इस दुनिया के बड़े बड़े परिवार अपनी टेक्निक्स को गुप्त रखते थे, ताकि बाहर के लोग या उनके ब्लड लाइन से बाहर कोई भी उन्हें सीख न सके। जीक को यह भी समझ आया कि ड्रैगन्स ब्रेथ एक सेफ और सिंपल टेक्निक थी, सीखने में आसान लेकिन उसके लिए बेकार अगर ये सिर्फ आराम करते समय ही इस्तेमाल हो सकती थी। उसकी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक तो ऐसी थी कि वो चलते हुए भी आसपास की सोर्स पावर को कंट्रोल कर सकता था। इसी वजह से उसकी टेक्निक लड़ाई में कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल थी, लेकिन साथ ही उसे सीखना भी बहुत मुश्किल था। बहुत कम लोग इसे कभी पूरी तरह सीख पाए थे। उसे लगा कि इस जनरेशन ने उसकी ओरिजिनल टेक्निक को सिंप्लीफाई कर दिया होगा ताकि फैमिली की दूसरी ब्रांचेस भी उसे सीख सकें, और यही फैसला एल्ड्रैगन फैमिली को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाने में मदद कर गया था। जीक को एक अजीब सी सैटिस्फैक्शन महसूस हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी 1000 साल पुरानी टेक्निक्स आज भी इतनी बड़ी इम्पैक्ट छोड़ेंगी। ये सोचकर वो ये भी सोचने लगा, क्या उसके बनाए हुए बाकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी समय के साथ इवॉल्व हो गई होंगी? इंटरेस्टिंग, उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। यह ख्याल उसे सच में मजेदार लगा। लाइका दूर से ही चुपचाप जीक को देख रही थी। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया में बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान थे कि जीक कितना ज्यादा खाना खा रहा था। वो लगातार प्लेट साफ कर रहा था और तभी उसने देखा कि रेंगस सामने चुपचाप बैठा है। क्या हुआ? जीक ने पूछा। खाओगे नहीं तो स्ट्रांग कैसे बनोगे? रेंगस ने धीरे से कहा। तुम्हें अपनी स्टैमिना अजीब नहीं लगती? बस वही, जीक बोला। स्ट्रांग बनना है तो ज्यादा खाना, ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा मेहनत चाहिए। उसने अपना खाना भी रेंगस को ऑफर किया,
पर उसने सर हिलाकर मना कर दिया, मैंने इनफ खा लिया है। ज़ीक मन ही मन सोच रहा था कि एकेडमी में आने से पहले भी कुछ स्टूडेंट्स कितने अच्छे से ट्रेंड थे। तभी अचानक एक लड़की उनके पास आई। तुम काफी इम्प्रेसिव हो, लाइका बोली, उसकी आवाज काम और कॉन्फिडेंट। ज़ीक पलकें झपकाकर बोला, और तुम कौन हो भाई? रैंगस का खाना गले में अटक गया, वो डरकर फुसफुसाया, तुम इन्हें नहीं जानते? ये मास्टर लिया है, फैमिली हेड लॉर्ड बाल्जा की बेटी। ओ, ज़ीक बोला आराम से, तो मैं इसके बारे में क्या करूं? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। रैंगस पसीने पसीने हो गया। ऐसे बात नहीं करते। मास्टर लिया फैमिली हेड की अगली उम्मीदवार हैं। उनसे कैजुअली बात नहीं की जाती। ऐसा है क्या? ज़ीक ने कहा। तो मैं भी फैमिली हेड का बच्चा हूं, बस इलेजिटिमेट वाला। रैंगस दंग रह गया। लाइका भी उसे ध्यान से देखते हुए बोली, सच में? ये सही है? तुम सच में फैमिली हेड के इलिजिटिमेट बेटे हो? नैरेटर की आवाज गूंजी। लाइका टाइफन एल्ड्रागॉन, जो फैमिली की अगली मुखिया बनने की उम्मीदवार थी, अब ज़ीक के सामने खड़ी थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ज़ीक ने कंधे उचकाकर कहा। लाइका ने हल्का सा भौं चढ़ाया। तो फिर बताओ, एक इलिजिटिमेट बच्चे में इतनी ताकत कैसे? तुमने नंगे हाथों से मैजिक स्टोन कैसे तोड़ दिया? क्योंकि मैं ज़ीक हूं, उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। फिर उसने रैंगस की तरफ देखा। देखना बंद करो और खाना खत्म करो। लिया और रैंगस दोनों कुछ पल चुप रह गए। फिर लाइका हल्की सी मुस्कुराई। तुम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो, वो बोली और उसके पास बैठ गई। मेरे अंडर काम करो, मैं तुम्हें अपना फॉलोअर बना लूंगी। ज़ीक ने आंख उठाकर पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? लाइका बोली, मेरी तरफ से सपोर्ट ले लो। हर इलेजिटिमेट बच्चे को ताकतवर सहारे की जरूरत होती है। तुम अपनी ताकत से मेरी मदद करो ताकि मैं अगली फैमिली हेड बन सकूं, और जब मैं बन जाऊंगी मैं तुम्हारे सपने पूरे करवाने में मदद करूंगी। ज़ीक ने एक सेकंड भी सोचे बिना कहा, नहीं। लाइका ने फिर पूछा, क्यों नहीं? क्या तुम खुद फैमिली हेड बनना चाहते हो? उसका ऑरा हल्का सा क्रैकल हुआ, साफ दिख रहा था कि वो 2 स्टार लेवल के काफी करीब है। उसकी उम्र में इतना ऑरा निकालना बहुत बड़ा टैलेंट था, लेकिन ज़ीक पूरा शांत रहा। ज़ीक ने शांत आवाज में कहा, तुम जो चाहो सोच सकते हो, पर मुझे फैमिली हेड बनने में या किसी भी टाइटल में कोई दिलचस्पी नहीं। लिया ने ठंडी नजर से पूछा, क्यों? ज़ीक ने मेज पर चाकू जोर से गाड़ दिया। उसकी आवाज स्टेडी लेकिन तेज थी, क्योंकि मुझे किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं। मैं खुद ही सबसे मजबूत हूं। पूरा कैफेटेरिया एकदम खामोश हो गया। लाइका भी कुछ पल के लिए हिल गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ ज़ीक की मौजूदगी ने उसकी सांसें तक रोक दी थीं। रैंगस तुरंत बीच में आया और बोला कि दोनों शांति से रहें, लेकिन लाइका पीछे हटने वाली नहीं थी। शर्म और गुस्से के कारण उसने उसी वक्त ज़ीक को ड्यूएल की चुनौती दे दी। ज़ीक ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस आराम से खाना खाता रहा। कुछ ही देर में एकेडमी में हलचल फैल गई। सब कहाँ जा रहे हैं? एक छात्र ने पूछा। ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ, दूसरे ने जवाब दिया। आज यंगर जनरेशन का ड्यूएल होने वाला है, मास्टर लिया खुद लड़ने जा रही हैं। क्या? वही मास्टर लिया? टाइफन फैमिली वाली? किसी ने हैरानी से कहा। तो फिर उनके सामने खड़े होने की हिम्मत किसने की? जब सब ट्रेनिंग ग्राउंड्स पहुंचे, भीड़ धीरे धीरे फुसफुसा रही थी, सोचती हुई कि आखिर कौन मास्टर लिया का सामना करेगा। ज़ीक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लाइका सच में ड्यूएल करने के लिए तैयार है। रैंगस घबराई आवाज में बोला, क्या तुम सच में ठीक हो? तुम मास्टर लिया से लड़ने वाले हो? ज़ीक ने सीधी बात कही, तुम चाहे उसे मास्टर कहो, मैं तो उसे जानता तक नहीं। रैंगस ने लंबी सांस ली। तुम्हें कम से कम थोड़ा सम्मान तो दिखाना चाहिए, अब जब मुझे पता है कि तुम भी फैमिली हेड के बेटे हो। ज़ीक ने कंधे उचकाए। जो करना है करो। फिर भी रैंगस समझाने लगा, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो। मास्टर लिया कोई साधारण लड़की नहीं है। वो लॉर्ड बाल्जाल ड्रैगन की बेटी है, और उसके अंदर टाइफन परिवार का खून भी है, जो 4 महान परिवारों में से एक है जो लैगन परिवार को सहारा देते हैं। वो एक प्रोडिजी है। उसने टाइफन परिवार की बिजली वाली ग्रेट सॉर्ड टेक्निक कम उम्र में ही पूरी तरह सीख ली थी। अपने पिता के बाकी बच्चों की तरह उसकी टैलेंट भी डराने लायक है। ज़ीक ने सिर तिरछा किया और बोला, मैंने तुम्हारी बातों में बस यही समझा कि वो फैमिली हेड की बेटी है, बाकी कुछ नहीं समझा। रैंगस उसे देखकर स्तब्ध रह गया। तुम्हें ये सब कैसे नहीं पता? ज़ीक ने बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं, इसलिए मत पूछो। रैंगस पलकें झपकाता रह गया और तभी ज़ीक अचानक हंस पड़ा। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो लड़ाई और भी मजेदार होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काफी एक्साइटिंग लगता है। रैंगस केवल भारी सांस लेकर और चिंता में डूबकर उसे देखता रह गया। ज़ीक चाहे जितना भी मजबूत हो, मास्टर लिया की ताकत एक अलग ही स्तर की थी। तुमने उसकी चैलेंज क्यों एक्सेप्ट की? उसने पूछा। मैं कभी फाइट से नहीं भागता, ज़ीक ने जवाब दिया।
और लगता है कि मेरी चैलेंजर भी रेडी है। उसी समय लयका अपने स्वॉर्ड को जमीन में मजबूती से गाड़ कर खड़ी थी। उसकी ऑरा चमक रही थी और चारों तरफ हल्की लाइटनिंग क्रैक कर रही थी। क्या आप दोनों अब बात खत्म कर चुके हैं? उसने ठंडे लहजे में पूछा। लाइका ने चिल्लाया कि क्या अब बात खत्म हुई, और ज़ीक ने कहा कि वो रेडी है। रैंगस डर और शौक से कांपते हुए तुरंत दूर भाग गया और ज़ीक को चेतावनी दी कि लड़ाई में केयरफुल रहे। ज़ीक फिर लाइका की तरफ मुड़ा और पूछा कि वो उसे फाइट करने के लिए इतनी डिटरमाइंड क्यों है। लिया ने समझाया कि वो लरैगन फैमिली का नेक्स्ट फैमिली हेड बनना चाहती है। इसके लिए उसे ज़ीक को डिफीट करना होगा और उसे अपना फॉलोअर बनाना होगा। इसका मतलब क्या है? ज़ीक ने पूछा, सोचते हुए कि उसके ड्रीम से क्या कनेक्शन है। लाइका ने फिर पूछा कि क्या उसे अपने फैमिली की करंट सिचुएशन का कोई आइडिया नहीं है और क्या इलिजिटिमेट चाइल्ड होने की वजह से वो अनअवेयर है। ज़ीक ने सिंपली कहा कि नहीं और माना कि उसे अपने फैमिली के बारे में लिमिटेड नॉलेज है। फिर लाइका ने एक्सप्लेनेशन शुरू किया। उसने कहा कि दोनों को मिलाकर टोटल 5 कैंडिडेट्स थे नेक्स्ट फैमिली हेड बनने के लिए। ज़ीक को छोड़कर उसके सारे सिबलिंग्स लरैगन क्लैन की 4 मेन ब्रांच फैमिलीज से जुड़े हुए थे। फैमिली हेड का पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट था कि ये ब्रांचेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया। इसी वजह से ज़ीक के सारे सिबलिंग्स ड्रैगन्स नेस्ट में पढ़ाई और अपनी अपनी फैमिलीज का रिप्रेजेंटेशन करने गए थे, क्योंकि सक्सेशन की लड़ाई अब बहुत ही तेज और कठिन कॉम्पिटिशन बन गई थी। लाइका को अपने बड़े भाइयों के खिलाफ खड़ा होने के लिए स्ट्रॉन्ग एलाइज की जरूरत थी। ज़ीक ने जल्दी समझ लिया कि ये ड्रैगन फैमिली की 4 मेन ब्रांचेस के बीच की पावर स्ट्रगल है। वो इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ रहा था और ऑनेस्टली उसे समझने का कोई खास मन नहीं था। लाइका ने फिर कहा कि फैमिली हेड बनने की कैंडिडेट होने के नाते उसे सिर्फ अपनी नॉलेज और पावर ही नहीं बढ़ानी है, बल्कि स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स को भी गैदर करके अपनी इन्फ्लुएंस को मजबूत करना होगा। बिना देर किए वो सीधे ज़ीक की तरफ चार्ज कर गई और बोली कि वो उसे वहीं और तुरंत हरा देगी ताकि उसे अपना सबऑर्डिनेट बना सके। लेकिन ज़ीक ने आसानी से उसके पावरफुल स्ट्राइक और उसके बाद आने वाली अटैक्स को डॉज कर लिया। फिर भी लाइका उसे एस्केप नहीं करने दे रही थी। जमावड़ा जो ये सब देख रहा था वो हैरान रह गया। उनकी मूवमेंट्स की स्पीड अनबिलीवेबल थी। लाइका के अटैक्स उसके हेवी ग्रेट स्वॉर्ड के बावजूद इतने स्मूथ और तेज थे कि जैसे एफर्ट ही नहीं लग रहा हो। जैसे ही लोग सिबलिंग्स के बीच की लड़ाई देख रहे थे, क्राउड ने लाइका के प्रिसाइज कंट्रोल ओवर हर सोर्स पावर की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने नोटिस किया कि उसके स्ट्राइक्स धीरे धीरे और तेज और स्ट्रांग होते जा रहे थे। सिर्फ मेन ब्रांच की ट्रू डॉटर की पावर ही इतनी इंप्रेसिव हो सकती थी। कुछ ने तो कह दिया कि लड़ाई का रिजल्ट पहले से ही क्लियर है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि लाइका खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ज़ीक हर अटैक को कैसे डॉज कर रहा है और क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बस उसके साथ खेल रहा है। रैंगस जो दूर से देख रहा था अमेज्ड हो गया और उसकी अर्लियर वरीज फेड हो गईं क्योंकि उसने ज़ीक के काम मूवमेंट्स देखे। ज़ीक ने फिर कहा कि लिया के मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स बिल्कुल अलग हैं, उन्होंने पहले कभी ऐसे मूव्स नहीं देखे थे। उसने माना कि उसके मूवमेंट्स किसी भी ऑर्डिनरी 1 स्टार लेवल फाइटर से कहीं ज्यादा तेज थे। लेकिन लिया इरिटेटेड होकर चिल्लाई कि बात करना बंद करो और फाइट पर फोकस करो। ज़ीक ने अपना फिस्ट टाइट किया और कहा कि वो ऑलरेडी फोकस्ड है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल स्ट्राइक इतनी आसानी से अनलीश कर पाया। उसका पंच सीधे लगा और लाइका तुरंत फोर्स से चोक करती हुई पीछे हट गई। वो अपने नीज पर गिर गई, सॉर्ड और स्टमक पकड़ते हुए दर्द में। स्पेक्टेटर्स ने गैस्प किया और धीरे धीरे विस्पर करने लगे, सोचते हुए कि ज़ीक ने लाइका के सारे अटैक्स कैसे अवॉइड किए और ये मिस्टीरियस लड़का असल में कौन है। लाइका स्ट्रगल्ड करके उठने की कोशिश करती है और पूछती है कि उसके किसी भी स्ट्राइक को हिट क्यों नहीं कर पा रही। वो जानती थी कि अन्य 1 स्टार फाइटर्स के मुकाबले वो काफी तेज है, तो लॉजिकली ज़ीक उसके स्पीड को मैच नहीं कर सकता। ज़ीक ने माना कि वो सच में किसी भी 1 स्टार से तेज है जो उसने देखा, लेकिन उसकी नज़र में वो अभी भी सिर्फ एक 1 स्टार है। तुम भी 1 स्टार हो, लाइका ने झटका देकर कहा। तुम मेरी स्पीड और मूवमेंट्स को मैच नहीं कर सकते। सिंपल रीजन है, ज़ीक ने रिप्लाई किया। तुम्हारी ब्रीदिंग, तुम्हारी आंखों की मूवमेंट्स, मसल्स का शिफ्ट, मैं सब पढ़ सकता हूं। इन स्मॉल डिटेल्स को ऑब्जर्व करके मैं तुम्हारा नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकता हूं। सब एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। लाइका चिल्लाई और एक और तेज स्ट्राइक उसके तरफ भेजा, लेकिन ज़ीक ने फिर आसानी से डॉज कर लिया, कहते हुए कि जैसे उसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो उसकी हर मूव देख सकता है और पढ़ सकता है। अगले ही पल उसने एक और पावरफुल अटैक से काउंटर किया, जिससे लाइका जबरदस्त फोर्स से वॉल से टकरा गई। स्पेक्टेटर्स शॉक में चिल्लाए, पूछते हुए कि क्या सच में लाइका हारी। मास्टर ज़ीक, ये अमेजिंग था, आपने मास्टर लिया को हरा दिया, रैंगस एक्साइटमेंट में चिल्लाया। लेकिन ज़ीक कामली बोला कि अभी खत्म नहीं हुआ, उनका फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही डस्ट क्लियर हुआ, लाइका फिर से खड़ी हुई, ब्रूज्ड लेकिन डिफायंट। ज़ीक ने नोटिस किया कि उसने अपनी सोर्स पावर को कोर में फोकस किया था, जिससे वो उसके अटैक को गंभीर डैमेज के बिना एंड्योर कर सकी।
उसने हल्की मुस्कान दी और माना कि लाइका सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़की है। बस करो मास्टर लिया, रैंगस ने प्लीड किया। लेकिन जीक ने उसे पीछे हटने को कहा, वार्निंग कि वो उनके अगले एक्सचेंज में फंस सकता है। जीक ने फिर नोटिस किया कि लाइका से एक इंटेंस ऑरा फ्लो हो रही थी। उसने सोचा कि शायद उसने अभी अभी 2 स्टार लेवल हासिल किया है। स्पेक्टेटर्स ने भी इसे नोटिस किया। वो मिस्टेक नहीं कर सकते थे। उसके शरीर पर ग्लोइंग मार्क ये प्रूफ था कि उसने सच में 2 स्टार लेवल हासिल कर लिया है। उसके चारों तरफ व्हाइट ऑरा फैल रही थी। 2 स्टार लेवल वो स्टेज था जहां कोई अपनी सोर्स पावर को अपने मार्शल आर्ट्स में चैनल कर सकता है और कभी कभी उसे अपने शरीर के बाहर भी मैनिफेस्ट कर सकता है। लाइका ने जीक का धन्यवाद किया, कहते हुए कि उसकी वजह से उसने 2 स्टार लेवल अपेक्षा से पहले हासिल कर लिया, लेकिन इसी वजह से उसने डिक्लेयर किया, अब तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं रहा। अपनी ऑरा को ब्लेजिंग करते हुए उसने जीक की तरफ चार्ज किया। उसकी ग्रेट सॉर्ड रेडिएंट पावर से घिरी हुई थी। जीक सिर्फ हंसा। वो सच में थ्रिल्ड दिख रहा था। तुम सच में इंप्रूव कर चुकी हो, उसने एक्साइटमेंट में कहा, एक और रैपिड स्ट्राइक डॉज करते हुए। अब तुम्हारी स्पीड इनक्रेडिबल है। लेकिन उसकी एक्सप्रेशन अचानक बदल गई जब उसने अपने चीक पर स्टिंग महसूस किया। एक शैलो कट। मैंने वो अटैक डॉज किया था, जीक ने अपने आप में सोचा। लाइका ने स्मर्क किया और पूछा, क्या अब वो फाइनली उनके स्ट्रेंथ का डिफरेंस देख सकता है? ये मेरी ट्रू एबिलिटी है, उसने प्राउडली कहा। अब जब मैं फुल 2 स्टार बन चुकी हूं और अपनी ऑरा पा चुकी हूं, मैं तुम्हें ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक की असली पावर दिखाऊंगी। ओह, फिर मुझे वो मार्शल आर्ट विटनेस करने को मिलेगा जो मैंने कभी देखा नहीं, जीक ने एक्साइटमेंट में मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए ये उनके फाइट का सबसे थ्रिलिंग और एंजॉयबल मोमेंट बन रहा था। अचानक लाइका ने लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक अनलीश किया। उसके स्वॉर्ड से लाइटनिंग फ्लैश निकली, क्रैकलिंग गोल्डन एनर्जी के साथ, और वो तेजी से फॉरवर्ड चार्ज करने लगी। जीक तुरंत ही लाइटनिंग के स्टॉर्म में घिर गया, जिससे उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा और उसने चिल्लाया, रुको, ये क्या टेक्निक थी? तुम लाइटनिंग को ऐसे कैसे मैनिपुलेट कर सकती हो? ये स्पारिंग मैच के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं है। लाइका ने स्मर्क किया, अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए गोल्डन लाइट के साथ चारों तरफ फैल गई। तुम सरप्राइज लग रहे हो, उसने कामली कहा और दूसरा मूव समन किया। लाइटनिंग नेट। अर्थ से स्पार्क्स निकले, एक ग्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी की वेब बनाते हुए जो जीक की तरफ बढ़ी, लेकिन उसने नैरोली उसे डॉज कर लिया। जैसे ही वो लैंड किया, उसने अपने आप में कहा, उसकी पावर इतनी बढ़ गई है, उसकी स्ट्रेंथ अब पहले जैसी नहीं रही। इस रेट में ये फाइट आसान नहीं होगी। ऑडियंस चुपचाप मर्मर्ड करने लगे, अपनी एस्टॉनिशमेंट छुपा नहीं पा रहे थे। जब से लिया ने 2 स्टार लेवल अचीव किया था, बैटल का टाइड पूरी तरह बदल चुका था। रैंगस जो घबराते हुए देख रहा था, उसकी चिंता बढ़ने लगी। जीक ने नोटिस किया कि लाइका के मूवमेंट सिंपल थे। उसमें उसकी 1 स्टार सेल्फ से कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अब उसकी हर शॉट की स्विंग में कहीं ज्यादा ताकत थी। उसकी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक पूरी पावर से भरी हुई थी। उसकी ऑरा हर स्ट्राइक को एम्पलीफाई कर रही थी। जो जीक को और भी ज्यादा सरप्राइज कर रहा था, वो उसकी स्पीड थी। लाइका उस स्पीड से मूव कर रही थी जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, और उसकी लाइटनिंग कुछ मिस्टीरियस लग रही थी। फिर भी जीक कॉन्फिडेंट रहा। चाहे वो खुद को थंडर में क्लोक करे, वो श्योर था कि वो काउंटर कर सकता है। फिर भी क्यूरियोसिटी उसे भर रही थी। ये किस तरह की पावर है? वो किस तरह की लाइटनिंग कमांड कर सकती है? अपने कंटिन्यूअस असॉल्ट से बचते हुए उसने उसकी हर मूव को स्टडी किया, उसकी ऑरा और रिदम एनालाइज किया। लाइका ने देखा कि जीक की काम स्माइल उसके अटैक से बचते हुए बनी हुई थी, और उसने फ्राउंड फिर भी मुस्कुरा रही थी। तुम ड्यूअल में होने के लिए बहुत रिलैक्स्ड लग रहे हो, उसने स्नीयर किया। देखते हैं ये कितना चलता है। उसने फिर से डैश किया। उसकी सॉर्ड लाइट से चमक रही थी और उसने स्विफ्ट थंडर यूज किया, खुद को गोल्डन लाइटनिंग में एनवेलॉप करते हुए। लेकिन फिर भी जीक ने लास्ट मोमेंट में इवेड कर लिया। वो लाइटनिंग जितनी तेज है, उसने सोचा। तभी लाइका ने मिड चार्ज अपनी सॉर्ड स्विंग की। इस बार ब्लो सही से लगा और जीक को पीछे की ओर उड़ा दिया, एक पावरफुल शॉक वेव के साथ जो फील्ड में डस्ट और डिब्री उड़ने लगा। रैंगस ने गैस्प किया और पैनिक में जीक की तरफ भागा, लेकिन एक स्पेक्टेटर ने उसका हाथ पकड़कर रोका। इसी बीच जीक खड़ा हो गया। उसके कपड़े झुलस गए थे, लेकिन उसकी विल अडिग थी। लाइका फिर से चार्ज हुई, एक और लाइटनिंग फ्लैश अनलीश करते हुए सीधे उसके ऊपर स्ट्राइक किया। फिर भी जीक टॉल खड़ा रहा। कैसे वो अभी भी खड़ा है? लाइका ने मटर किया, डिसबिलीफ में उसकी ब्राउ फरोड। रैंगस उनके पास दौड़ा, शाउटिंग, मास्टर लाइका, रोको। बस, हमने तुम्हारी ताकत देख ली। लेकिन लाइका ने कोल्डली स्नैप किया, तुम नहीं समझ रहे रैंगस। बैटल के बीच रोकना जीक के लिए इंसल्ट होता। डेस्परेट होकर रैंगस ने जीक की तरफ देखा और बेग्ड किया, प्लीज मास्टर जीक, सरेंडर। बस इतना काफी है। लाइका ने चकल किया, वो सही कह रहा है। तुम्हारी हालत देखकर सरेंडर करना वाइज होगा। अगर तुम नील करो और मेरी लॉयल्टी प्लेज करो तो मैं रोक दूंगी। लेकिन जीक केवल साइलेंटली मुस्कुराया।
लिया की आईज हार्डन्ड। इवन एज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड तुम सच में एक प्राउड लैगन हो, उसने मौकरी के साथ कहा। उसने अपना ग्रेट सॉर्ड ऊंचा उठाया, उसकी ऑरा सर्ज कर रही थी। अगर यही तुम्हारी चाहत है तो मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ से इसे खत्म कर दूंगी। हेवन से लाइटनिंग रोर हुआ जब लाइका ने अपनी पहली सीक्रेट आर्ट समन की, हेवंस थंडर। एक कोलोसल सर्ज ऑफ गोल्डन एनर्जी डिसेंड हुआ जो ज़ीक के पैरों के नीचे स्टोन्स को तोड़ दिया। बिजली की तेज कड़ाके उसके शरीर पर डिवाइन फ्यूरी की तरह गिरी। रैंगस डर से चिल्लाया, अपने दोस्त को गोल्डन लाइटनिंग में लिपटे देखकर स्मोक उसके जलते हुए शरीर से उठ रही थी। लाइका ने अपना सॉर्ड जमीन में गाड़ा, गहरी सांस ली और सॉफ्टली बोली, आई एम सॉरी ज़ीक, लेकिन यही अंत है। तभी हवा में क्रैकलिंग आवाज गूंजी, इज दैट सो? एकदम से ब्रिलियंट गोल्डन लाइटनिंग ऑरा आसमान की तरफ एक्सप्लोड हुआ। लाइका की आंखें शॉक में वाइड हो गईं। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास लाइटनिंग ऑरा कैसे है? उसने हकलाते हुए पूछा। ज़ीक मुस्कुराते हुए खड़ा था, उसके शरीर पर गोल्डन आर्क्स डांस कर रहे थे। ये है तुम्हारी लाइटनिंग ऑरा, उसने कामली कहा। अगर तुम पूछ रही हो कि ये कैसे आया, ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता। उसकी बातों में शांति थी, लेकिन आसपास क्राउड में हर कोई हैरान था। इम्पॉसिबल, लाइका ने धीरे से कहा, विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। ज़ीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच ये है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे अटैक्स लिए। मैं तुम्हारी लाइटनिंग को समझना चाहता था, कैसे फ्लो होती है, कैसे बिहेव करती है, और समहाउ मैंने इसे खुद यूज करना सीख लिया। लाइका अंदर से फ्यूरियस थी। ज़ीक ने एक्सप्लेन किया कि उसने जानबूझकर उसके अटैक्स लिए क्योंकि उसकी लाइटनिंग ने उसे क्यूरियोसिटी दी। उसके अटैक्स एंड्योर करते हुए उसने लगातार अपने ड्रैगन किंग्स ब्रेथ टेक्निक को एक्टिवेट किया। अजीब रेजोनेंस था ज़ीक के ब्रीदिंग और लिया के लाइटनिंग के बीच। इससे उसके शरीर में गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होने लगी। खुद भी उसने लाइटनिंग को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। शायद लिया की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसने सोचा, और उसके परिवार के ग्रेट सॉर्ड टेक्निक को देखकर लगता है कि पूरी ब्लड लाइन में ये लाइटनिंग एफिनिटी है। ज़ीक कॉन्फिडेंटली उसके पास बढ़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइटनिंग टाइप सोर्स पावर इतनी इनक्रेडिबल होगी। ये ड्यूअल सच में परफेक्ट ट्रेनिंग निकली, उसने ग्रिन के साथ कहा। थैंक्स टू यू लिया, मैं खुद 2 स्टार लेवल तक पहुंच गया। उसके चारों तरफ गोल्डन लाइटनिंग फ्लेयर हुई और उसने डिक्लेयर किया, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लिया जोर से रोर करते हुए फिर चार्ज हुई। उसका ग्रेट सॉर्ड ग्लोइंग पावर से चमक रहा था और एक और ब्लाइंडिंग अटैक अनलीश किया। लेकिन ज़ीक एफर्टलेसली साइड स्टेप कर लिया और काउंटर स्ट्राइक के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने मूव किया, अचानक वो फ्लैश में गायब हो गया और अरीना के ऑपोजिट एंड में रीअपियर हुआ। ये अभी क्या हुआ? उसने मर्मर्ड। फिर उसने समझा, जब कोई इमेंस सोर्स पावर गेन करता है तो उसके शरीर की मसल्स और नर्व्स मजबूत हो जाती हैं। ये नई लाइटनिंग ऑरा ने मेरी फिजियोलॉजी बदल दी है। मैं अभी अपनी स्पीड को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। स्टैंड्स में रैंगस स्पीचलेस था। अब वो उनकी मूवमेंट्स को फॉलो भी नहीं कर पा रहा था। दोनों फाइटर्स गोल्डन लाइट और थंडर के ब्लर बन चुके थे। ज़ीक ने सोचा, मैं अपनी आंखों पर विश्वास कर रहा हूं या अभी तक लिया ने एक भी हिट नहीं लगाया? फ्रस्ट्रेटेड होकर लिया चिल्लाई, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ज़ीक? मुझसे खेलना बंद करो। मैं नहीं कर रहा, ज़ीक कामली बोला, लेकिन मैं मानता हूं तुम सच में एक रियल थ्रेट हो। फिर वो आगे बढ़ा और एक पावरफुल किक डिलीवर किया, लेकिन लिया ने अपनी सॉर्ड से ब्लॉक कर दिया, जिससे उसे पीछे पुश कर दिया गया। ज़ीक स्ट्रेटेंड हुआ और स्मर्क करते हुए बोला, मुझे लगता है अब इसे खत्म करने का समय है। मैं काफी समय से एक नई टेक्निक बनाने के बारे में सोच रहा था और ये परफेक्ट टाइम है। नई टेक्निक बनाना? लिया डिसबिलीफ में बोली। ज़ीक ने नॉड किया। एग्जैक्टली। उसने थोड़ी देर पॉज किया, फिर मर्मर्ड किया, क्या मैं इसे फर्स्ट फॉर्म कहूं या शायद स्पेशल फॉर्म? लिया ब्लिंक हुई, कंफ्यूज्ड। उसने सोचा, क्या उसे प्रॉपर कॉम्बैट ट्रेनिंग मिला था? ये किस फैमिली से सीखा होगा? बिफोर वो रिएक्ट कर पाती, ज़ीक एक फ्लैश में उसके पास प्रकट हुआ, उसके हाथ में लाइटनिंग सर्जिंग। ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग पीक, उसने शाउट किया। अटैक सीधे लिया पर स्ट्राइक हुआ, उसे गोल्डन थंडर के फियर स्टॉर्म में रैप कर दिया। उसका शरीर वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। सॉर्ड उसके हाथ से स्लिप हो गई और वो उसके सामने घुटनों के बल गिर गई। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी उसके चारों ओर क्रैकलिंग। अरीना साइलेंट हो गया। रैंगस और बाकी लोग डिसबिलीफ में स्टेयर करने लगे। ज़ीक ने जीत हासिल कर ली थी। लिया जमीन पर लेटी हुई शेकिली एक्सहेल किया। कुछ क्षण बाद उसने खुद को ट्रेम्बलिंग के साथ बैठाया। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं हार गई। मुझे नेक्स्ट फैमिली हेड बनना था। मैं हार नहीं सकती, किसी से भी नहीं, उसने बिटरली सोचा। ज़ीक उसके पास आया और हाथ बढ़ाया। तुम अमेजिंग हो लिया, सच में स्ट्रांग हो, उसने सिंसियरली कहा। नई चीजें सीखना हमेशा एक्साइटिंग होता है। ये फाइट वर्थ थी। वार्मली स्माइल करते हुए उसने ऐड किया, अगर ये हमारी लास्ट फाइट होती तो बोरिंग हो जाता। चलो कभी और स्पारिंग मैच करें। लाइका फ्रोजन हुई, उसके चीक्स लाल हो गए जब उसने उसका हाथ देखा।
हार के बावजूद उसके फेस पर थोड़ी खुशी दिखी। शायद प्राइड की वजह से या शायद पहली बार एडमिरेशन की वजह से। एक बार फिर जीक ने कहा कि उन्हें जल्द ही अनदर स्पारिंग मैच करना चाहिए। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने ऐड किया कि वो उनके नेक्स्ट बाउट का इंतजार नहीं कर सकता। लाइका थोड़ी शाय होकर अपना हाथ बढ़ाती है और मानती है कि वो उसके मुकाबले मैच नहीं कर सकती और उसने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। मीनवाइल कुछ आवर्स बाद डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर बाला एल्ड्रेगॉन, लिया और जीक के पिता और एल्ड्रेगन फैमिली के करंट हेड खड़े थे। उनके चारों ओर काउंटलेस स्ट्रेंज और फेरल मॉन्स्टर्स सराउंड कर रहे थे। जैसे ही क्रीचर्स उसकी तरफ दौड़े, बालसा की आंखें तेज रोशनी से चमकने लगीं और उसके चारों तरफ ड्रैगन प्रेशर और ऑरा की लहर फैल गई। उसने तुरंत सारे क्रीचर्स को फ्रीज कर दिया और अपनी सॉर्ड निकाल ली। बालसा ने फर्स्ट फॉर्म जेनेसिस ऑफ द ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स यूज किया। एक ही स्मूथ स्विंग में उसके चारों तरफ के सारे मॉन्स्टर्स दो हिस्सों में कट गए। सॉर्ड शीथ करते ही ड्रैगन फैमिली के सोल्जर्स आगे बढ़े और बचे हुए मॉन्स्टर्स को खत्म किया। बालसा रिफ्ट के एग्जिट की तरफ मुड़ा, लेकिन जाने से पहले एक सोल्जर ने उसे बताया कि उसके पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। बालसा ने रुककर पूछा, क्या रिपोर्ट है? सोल्जर ने कहा कि लेडी लेका ने 2 स्टार लेवल हासिल कर लिया है। ये सुनकर बालसा थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसकी आंखों की चमक बदल गई और उसका जवाब ठंडा आया, तो क्या हुआ? सोल्जर नर्वस होकर बोला कि सिर्फ 7 साल की उम्र में 2 स्टार लेवल तक पहुंचना बड़ी बात है। उसने कहा कि लेका की टैलेंट के साथ ड्रैगन्स नेस्ट कंप्लीट करने के बाद वो 4 स्टार या 5 स्टार लेवल तक पहुंच सकती है। बालसा ने गंभीर स्वर में कहा, टैलेंट का कोई मतलब नहीं। अगली बार रिपोर्ट लाओ कि वो हमारे काम कैसे आ सकती है। अगर सिर्फ ऐसे यूजलेस अपडेट्स लाओगे तो दूर हो जाओ। सोल्जर चुप हो गया। बालसा रिफ्ट के एग्जिट की तरफ बढ़ा, लेकिन जाने से पहले सोल्जर जल्दी से बोला कि लाइका हाल ही में स्पारिंग मैच में हार गई थी। बालसा अचानक रुक गया और सिर घुमाया। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। क्या उसने अपने भाई से हार गई? उसने पूछा। सोल्जर ने शेक किया, नहीं मास्टर, उसने अपनी एज के किसी लड़के से हार गई।